चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति। ठीक है, देखिए जब गवर्नमेंट जीत के आती है, इसको मैंडेट मिलता है, तो सारे पब्लिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे होते हैं। गवर्नमेंट उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज, नीतियां, रूल्स, रेगुलेशन बनाती है। पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहाँ पे लॉस बनाए जाते हैं। ठीक है, बिल्स, एक्ट्स बनते हैं। लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी है, कोई भी नीतियां बनानी होती हैं, तो ये पॉलिसीज बनाने का जो कार्य है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। और लॉस वगैरह कौन बनाते हैं? ये पार्लियामेंट ने बनता है। ठीक है, तो बिल्स को पास करके एक्ट बनाया जाता है, तो ये सारे काम पार्लियामेंट में होते हैं। पर पब्लिक पॉलिसी जो है, जो सरकार फैसले लेती है, नीतियां बनाती है, तो ताकि लोगों का सामाजिक विकास किया जा सके, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, तो ये सारी पॉलिसीज बनाने का काम जो है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मेन पॉलिसी बनाने का जो मोटो होता है वो ये होता है कि जो भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनका बेटर तरीके से एलोकेशन हो सके, अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, तो देखिए जो यहाँ पे है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इन सब का प्रॉपर मैनेजमेंट हो और सारे रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से पब्लिक तक पहुंच सके। ठीक है, ताकि सोसाइटी में एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाया जा सके और जो भी ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट फुलफिल कर सके। ठीक, मेन काम होता है कि एक सिस्टम में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक पहुंचाना, उसके लिए पॉलिसी बनाने का काम किया जाता है। तो नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है, तो इनको कौन सैंक्शन करता है, कौन पॉलिसी बनाता है? सैंक्शन बाय अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट यहाँ पे बेसिकली जो है वो है आपकी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव। सो पब्लिक पॉलिसीज आर एग्जीक्यूटिव एनफोर्सेबल बाय एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है, ये दोनों मिलकर एक साथ इन पॉलिसीज का क्रियान्वयन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे के सारे नागरिक जो भी देश के हैं, इंटायर सिटीजनरी, ठीक है, जितने सिटीजन्स हैं, वी ऑल आर ऑब्लाइज्ड टू अबाइड बाय द पॉलिसी डिसीजन। जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, तो हम सबको उसे मानना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन कैन सर्कमवेंट और कॉन्ट्रावीन द पॉलिसीज। ठीक है, कोई भी पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा सकता सिर्फ इसलिए कि उससे उसका अपना कोई पर्सनल बेनिफिट जो है वो हार्म हुआ है। ठीक है, तो सार्वजनिक नीतियां ऑन होल पूरे सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता, पूरे पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों को नहीं मानता है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाता है, देन इट इज रिगार्डेड एज एन अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, और उसमें आपको फाइन, पेनल्टी या आपके अगेंस्ट कोई भी पनिशमेंट या प्यूनिटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। हाँ, हम सबके पास अधिकार है कि हम लोग अलग अलग मंच से, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके रैशनल को क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ, इसकी क्या जरूरत थी ऐसी पॉलिसी बनाने की, या किस बेसिस पे पॉलिसी फ्रेम की गई है, उसको क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक, वन कैन ऑल्सो चैलेंज द फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और अगर आपको लगता है कि जो पॉलिसी बनाई है सरकार ने, इफ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो उस केस में जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इसमें रिड्रेसल लिया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में इसके लिए अर्जी डाली जा सकती है और फिर ये मैटर कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट उस पॉलिसी मैटर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करता है। ठीक है, कि क्या वो पॉलिसी जो है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, फिर वो केस जो है वो जुडिशियल के पास चला जाता है। ठीक है,
तो ये आपकी हैं सार्वजनिक नीतियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे और देखते हैं इनको। अब देखते हैं लॉ और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है लॉ, ठीक, और एक है आपकी पब्लिक पॉलिसी। तो लॉ जो है वो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, एक नियम है, कानून है, जिसको बनाया कौन है, लेजिस्लेचर बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बिल्स वगैरह जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं बाद में वो एक्ट्स का रूप ले लेते हैं, अधिनियम बन जाते हैं, तो बेसिकली वो सब क्या आपका होता है, लॉ होता है, ठीक। तो ये आपका लॉ हो गया। लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, अब आप लोग लॉ के बारे में तो काफी कुछ हद तक जानते ही हैं, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ ही रखा है। तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार है जो किसके हाथ में है, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है या सरकार के हाथ में है, ठीक है। और सरकार उसमें अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करती है किसी भी मेजर्स का, ठीक है। कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट कराना हो या लोगों तक पहुंचाना हो, नीतियां बनानी हो, तो वो नीति बनाने का जो अधिकार है वो सरकार के दायरे में आता है, सरकार के हाथ में होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो लॉ मेकिंग है इट इज इन द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक। कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके हाथ में है, वो आपके पार्लियामेंट के हाथ में है, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और स्टेट लेवल में वही काम विधानसभा के हाथ में। और जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो किसके काम में आता है और किसका काम है, वो सरकार का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम। तो देखिए एग्जीक्यूटिव दैट इज द गवर्नमेंट। अब होता यह है कि सरकार हर एक रूल, रेगुलेशन या ऑर्डर पास करने के लिए पार्लियामेंट का दरवाजा नहीं खटखटाती, ना ही पार्लियामेंट में बिल पेश करती, ठीक है। तो हर एक लॉ या मैं कहूँगा हर एक रूल या हर एक ऑर्डर को अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि सरकार चुनी हुई है, लोगों द्वारा चुनी हुई, तो सरकार के पास खुद कुछ पावर है जो अपने तरीके से वो रूल्स, रेगुलेशन या पॉलिसी बना सकती है। तो गवर्नमेंट need not get every rule or order made approved by the legislature, ठीक है। जरूरी नहीं कि सरकार जो है वो पार्लियामेंट में जाकर हर एक बिल बनाए या पार्लियामेंट की हर एक चीज में अप्रूवल ले, ठीक है। तो गवर्नमेंट नीड नॉट गेट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर एवरी टाइम फॉर मेकिंग एनी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ है वो बेसिकली क्या है, पब्लिक पॉलिसी है या रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अपने आप में सरकार जो भी फैसले लेती है, जो भी रूल्स बनाती है, वो लेजिटिमेट हो जाते हैं, डिफैक्टो बन जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में लेजिटिमेट है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी बॉडी नहीं है, उसको चुना गया है लोगों द्वारा, वो एक इलेक्टेड बॉडी है और लोगों ने उसको मैंडेट दिया है, अधिकार दिया है कि वो सरकार चलाए, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास इतना ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाती है। लेकिन अब होता है कि जो भी लॉ या पब्लिक पॉलिसी बनाई जा रही है, दे शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल टेनेट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं बनना चाहिए। और कभी अगर ऐसा होता है, if any such situation arises, then the validity of such law can be questioned in the court of law, ठीक है। तो जुडिशरी के पास हमेशा पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू हर एक लॉ का भी होता है, हर एक पब्लिक पॉलिसी का भी हो सकता है, किसी भी रूल्स रेगुलेशन का किया जा सकता है, ठीक है। एंड जुडिशरी कैन ओवररूल एनी सच लॉ व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। Public policy declared by the executive although cannot violate the constitutional law। सरकार के हाथ में मैंडेट है, इसका मतलब ये नहीं सरकार कोई भी पब्लिक पॉलिसी बना दे। जो भी पब्लिक पॉलिसी होंगी इट शुड बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया है तो उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि क्यों बनाया है। तभी क्वेश्चन आप कोर्ट में कर सकते हैं जब उस लॉ के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का डिलेमा हो कि हाँ ये चीज असंवैधानिक बनाई गई है या इससे हमारे मौलिक अधिकारों पे हनन होता है, तभी उस केस में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। द ओनली ग्राउंड फॉर सच चैलेंज कैन बी द केस वेयर सच अ पॉलिसी ओवरली नेगेट्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे जो प्रोविजंस, जो प्रावधान संविधान में दिए हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई पॉलिसी सरकार बना देती है या कोई पुराना लॉ चल रहा था, ठीक है, कोई प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, सरकार उसको रातों रात ओवररूल कर देती है, एक नया लॉ बना देती है, तो उस केस में भी इसकी वैलिडिटी के लिए क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है और जुडिशियल रिव्यू का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि
No one can question the public policies on the ground that it is unsound or irrational or unviable. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इरेशनल पॉलिसी बनाई गई, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोल सकते, ना उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है। तो तभी हो सकता है जब कोई असंवैधानिक चीज हो, तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन सरकार जो भी ये पॉलिसी बनाती है, उनका कभी ना कभी एग्जाम होता है। एग्जाम मतलब कभी ना कभी उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन होता है। वो तब होता है जब इलेक्शन का समय आता है, क्योंकि इलेक्शन के समय अब पावर वापस लोगों के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है कि वो सरकार की पूरे 5 साल की नीतियों को एक तरह से रिकॉल करती है, याद करती है, समझती है कि क्या वो पब्लिक पॉलिसीज जो सार्वजनिक नीतियां थी वो किस हद तक जनता के लिए सुखद थी, जनता के लिए अच्छी थी, तो उसको ध्यान में रख के जनता वोट डालती है। ठीक है, तो ओनली प्लेटफॉर्म टू जज whether the public policies are correct or not, it is when the present or current government seeks to renew its mandate through election. Renew its mandate मतलब जब सरकार जो पावर में होती है, तो अगली बार जब वो दोबारा सरकार जीतना चाहती है, तो जब वो अपने इलेक्शन कैंपेन में जाती हैं, तो सरकार अपनी पब्लिक पॉलिसीज के बारे में बताती हैं, प्रचार करती हैं कि हाँ हमारी सरकार ने ये पॉलिसी बनाई, लोगों के लिए इस हद तक काम किया, ऐसे रेगुलेशंस बनाए। और अगर वो रूल्स रेगुलेशन, वो पब्लिक पॉलिसीज बहुत अच्छी रही होंगी, जनता पे एक अच्छी छाप छोड़ पाई होंगी, तो जनता उन्हीं के बेसिस पे दोबारा उसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इट इज द क्रंच टाइम विद ऑल द पॉलिसीज। इलेक्शन के समय ऐसा होता है कि सरकार ने जो भी फैसले लिए होते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई होती है, वो जनता के रडार में आ जाती है। जनता उसकी स्क्रूटनी करती है, अल्टीमेटली जज करती है कि क्या वो पब्लिक पॉलिसीज जो बनाई गई थी वो अच्छी थी या बुरी थी, और अकॉर्डिंगली जनता जो है वो वोट डालती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कैसे बनाया जाता है पब्लिक पॉलिसी, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक पॉलिसी जो नीतियां बनाई जा रही सरकार के अंतर्गत आती है, सरकार बनाती है, लेकिन सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई सारा एक हायरार्की है, अलग अलग लोगों के थ्रू होते हुए आता है, कई सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सो पब्लिक पॉलिसी दो इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सरकार का अधिकार है कि वो पब्लिक पॉलिसी बनाए, बट मेकिंग अ पब्लिक पॉलिसी इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और सबका एक अलग अलग रोल होता है। कई सारे डिपार्टमेंट्स, मशीनरीज इन्वॉल्व रहती हैं सार्वजनिक नीति बनाने में। ठीक है, सो ये मल्टी डायमेंशनल रोल है और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन के लोग, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल एंगल भी मिक्स रहता है, इसमें इकोनॉमिक एंगल भी रहता है, मैनेजरियल एंगल भी रहता है, और प्रशासन के भी इश्यूज इसमें लिए जाते हैं। तो सरकार के साथ साथ बाकी लोगों से भी सलाह ली जाती है। अच्छी पब्लिक पॉलिसी बनाने में सब तबके के लोगों को साथ लेके चलना होता है और लगभग सबसे विचार विमर्श करना पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स के अलावा जो बाकी टेक्निकल बॉडीज हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, रिनाउंड एमिनियंट पर्सनैलिटीज हैं, सिविल सोसाइटीज हमारे यहाँ जो हैं, ठीक है, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो हमारे यहाँ समुदाय के लोग हैं। ठीक है, तो उन सब से पार्टिसिपेशन करने की कोशिश कराई जाती है अलग अलग लेवल्स पे, ताकि उनका भी जो थॉट प्रोसेस है, जो उनका भी व्यू है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो उनकी सोच है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक अच्छी पब्लिक पॉलिसी बनाई जा सके। ठीक है, तो इंडिया का स्ट्रक्चर देखते हुए, इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है। ठीक है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपको पता ही। तो इंडिया एक फुल फ्लेज फेडरल कंट्री नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारा 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पावर्स को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स एंड बेस्ड ऑन दैट इंडिया इज फेडरल नेचर एज ऑफ पॉलिटी इज कंसर्न। तो उस केस में जो भी पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजंस लेने की जो एबिलिटी है, जो नीतियां बनाने की चीजें हैं, उनको डिवाइड किया गया है कि पॉलिसी कौन कौन बना सकता है। तो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और राज्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। इन सबका अपना अपना अलग अलग स्फीयर है, अपना अपना एक बाउंड्री है, और उसके अंदर ये सारे दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमसली और इंडिपेंडेंटली
अपने अपने स्टेट्स के लिए या अपने अपने रीजन के लिए जहाँ जहाँ उनका दायरा आता है वहाँ के लिए अलग अलग पब्लिक पॉलिसीज बना सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जितने मैटर होते हैं वो इश्यूज जो होते हैं वो दे आर मोर और लेस इंटर रिलेटेड, ठीक है, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी लेवल्स हैं, चाहे वो यूनियन लेवल हो स्टेट लेवल हो, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर रहता है तो एक अच्छी पॉलिसी बन के आ जाती है। तो कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, किस किस लेवल पे पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, सरकार है, सरकार बनाएगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जितने मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, वो तो इन्वॉल्व रहेंगे ही पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए। तो पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो टॉप लेवल पे क्या है, सरकार है केंद्र की। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके जो मिनिस्टर्स हैं और स्पेशली जो उसके कैबिनेट हैं, ठीक है, उनके पास सबसे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है पब्लिक पॉलिसी सैंक्शन करने की, पब्लिक पॉलिसी बनाने की। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ तक होता है, हर उस आइटम पे होता है, हर उस सब्जेक्ट में होता है जो 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक, जो यूनियन लिस्ट है मतलब वो लिस्ट जिसके अंदर वो टॉपिक्स आते हैं जिसपे केंद्र की सरकार नियम फैसले बना सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जितने बचे हुए आइटम्स हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, ना ही यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तो वो भी अपने आप जो है सेंटर के पास बाय डिफॉल्ट पहुंच जाते हैं। अब इस केस में गवर्नमेंट की कई सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व रहती हैं पब्लिक पॉलिसी बनाने में, अलग अलग मंत्रालय और उनके जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग भी, और बाकी जितने पोर्टफोलियो के मिनिस्टर सब इन्वॉल्व रहते हैं और सब अपना अपना व्यू पॉइंट इसमें देते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिनिस्ट्रीज मिलके पॉलिसी बनाते हैं और फिर ये अप्रूवल के लिए फाइनली जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, तो ऑल द मेजर पॉलिसीज related to different ministries like external affairs ministry, ठीक है, डिफेंस, फाइनेंस, आईटी, प्लानिंग, वेलफेयर पॉलिसीज, तो जो भी ऑल इंडिया नेचर पे, ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी पॉलिसीज बनाने के पहलू हो सकते हैं उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहती हैं। और इनकी मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल फाइनल देते हैं कि हाँ ठीक है, ये इस पॉलिसी को पास किया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए। और जब प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल दे कर देते हैं, only then the policy becomes executable, तभी इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन अथॉरिटी है, डिसाइडिंग अथॉरिटी है, वो पीएम है। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे फैसले होते हैं हर मंत्रालय के अंदर, जो छोटे छोटे पॉलिसीज बनाने होते हैं, माइनर डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, वो खुद जो मंत्रालय हैं वो खुद ही अपने फैसले, अपने डिसीजन, अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। उनको उसके लिए कैबिनेट की या कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी जो ऑल इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट करानी हो तो उस केस में ये पॉलिसीज को एक बार फाइनल अप्रूवल पीएम का होता है और पीएम जब अप्रूव कर देते हैं तभी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो उसमें होता क्या, जनरली जितनी मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करती हैं, तभी एक सक्सेसफुल पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में और ये बहुत क्रूशियल है एक सक्सेसफुल पॉलिसी बनाने के। ठीक है, अब जनरली होता है कि कोई पॉलिसी बनानी हो तो कोई पॉलिसी जरूरी नहीं किसी एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आए, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम बात करते हैं कि कोई भी पॉलिसी किसी एक सिंगल डोमेन में नहीं आती, मतलब किसी एक सिंगल मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, कई सारी मिनिस्ट्रीज मिलके एक पॉलिसी को फ्रेम आउट करने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिसी बनानी है, अ पॉलिसी ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाना, मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह बांटा जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, तो जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसके लिए अगर सरकार कोई ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिसी बनाना चाहती है तो सिर्फ आप ये नहीं सोचेंगे कि ठीक है इसमें अनाज वगैरह बांटा जा रहा है, क्रॉप्स यहाँ इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही इन्वॉल्व होगी, उसके साथ साथ कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो लॉफुली काम कर पाए, ठीक है, लोगों तक इकोनॉमिक जस्टिस पहुंच पाए, तो उसमें लॉ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व रहती है। और फिर समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन हैं जैसे कि वुमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, उन तक भी ये सामान डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो सके तो वहाँ पे वुमेन मिनिस्ट्री और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व रहती है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व रहती है। तो कई सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं और ये मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फ्रेम आउट करती हैं और पीएम साहब के सामने पेश करती हैं। ठीक
और कैबिनेट मीटिंग के अंदर पीएम फैसले लेते हैं, इन पॉलिसी को अप्रूव करते हैं। तो मिनिस्टर्स का रोल आपने देख लिया पब्लिक पॉलिसी में क्या है। पार्लियामेंट का भी अपना रोल है। जनरली पार्लियामेंट का काम नहीं है पब्लिक पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंट का काम है कि लॉ बनाना, ठीक है, बिल्स वगैरह जो पेश होते हैं उनको अप्रूव कराना, मेजॉरिटी से पास करना, तो लॉ बनाना काम है पार्लियामेंट का। लेकिन पब्लिक पॉलिसी में भी इनडायरेक्ट रोल रहता है पार्लियामेंट का, क्योंकि जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है उसकी आलोचना कर सकते हैं पार्लियामेंटेरियंस, एमपी अपने अपने, जब भी उनको बोलने का मौका मिलता है, और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, सरकार पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, सरकार से आंसर पूछ सकते हैं कि हाँ आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई, सरकार की चीजों को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, वॉच डॉग का काम करते हैं। तो पार्लियामेंट रोल जो रहता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, ये इनडायरेक्ट रोल रहता है, ठीक है। पार्लियामेंट का मेन रोल नहीं है पॉलिसी बनाने में, वो सरकार का काम, लेकिन पार्लियामेंट यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। वो ना ही सरकार से कहता है कि आप पॉलिसी बनाइए, ना ही रिकमेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए इस पॉलिसी में, लेकिन इसका मेन काम क्या है, वॉच डॉग, ये देखता रहता है कि हाँ सरकार को क्लोजली वॉच करती है, ठीक है। तो जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो सरकार को वॉच करते हैं, सरकार की नीतियों को वॉच करते हैं, फिर उन पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, उन पे क्वेश्चन उठाते हैं जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, ठीक है, और सरकार से आंसर्स मांगते हैं। तो पार्लियामेंट डिमांड्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द एक्शंस टेकन अंडर एनी पॉलिसी। सरकार ने कोई भी पॉलिसी बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के सरकार ने जो भी एक्शन लिया है, उस एक्शन की वैलिडिटी को, वैधता पे क्वेश्चन उठा सकता है पार्लियामेंट, और उनसे क्वेश्चन आवर्स वगैरह में क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई पॉलिसी बनाई सरकार ने उसको पैसा उसके इतना खर्च किया, तो सरकार से क्वेश्चन उठाया सकता है कि हाँ आपने ये जो एलोकेशन ऑफ फंड किया है किस तरीके से किया है, क्यों किया है, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो पार्लियामेंट क्वेश्चंस द गवर्नमेंट ओवर द एलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, कि कोई पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी पैसा सरकार एलोकेट कर रही है, ठीक है, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जो करा रही है वो किस तरह से करा रही है, ये सारा क्वेश्चन उठा सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की आलोचना कर सकता है, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ओवर फॉल्टी पॉलिसीज, ठीक है। और जो भी पॉलिसी अपोजिशन को नहीं समझ में आती है उस पर अपोजिशन सरकार की आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को जनता तक भी प्रोवाइड करता है, जनता तक इंफॉर्मेशन जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं सरकार की नीतियों पे, ताकि जनता तक भी पहुंच सके बात कि हाँ सरकार कौन कौन सी नीतियां बना रही है, क्या कर रही है, ठीक है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट रोल रहता है पार्लियामेंट का भी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। नेक्स्ट रोल आपका है ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का। तो ब्यूरोक्रेट्स का तो मेन काम ही है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम, क्रियान्वयन करने का काम वो है ब्यूरोक्रेसी का, ऑफिसर्स का काम है। तो ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ मेजर रोल इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि पॉलिसी जो बननी चाहिए उसमें मैक्सिमम एडवाइस जो देते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो मिनिस्टर साहब उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन हो, पूरी नॉलेज हो, लेकिन उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बहुत साल उसमें काम कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एडवाइस देते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अपने मिनिस्टर्स को कि हाँ सर पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए, ये पॉलिसी बननी चाहिए। तो एडवाइस जो होती है वो मैक्सिमम एडवाइस ली जाती है ब्यूरोक्रेट से, और उन्हीं की एडवाइस को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। जितने भी टॉप रैंक ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरी लेवल के, सचिव लेवल के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर द की एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार को एडवाइस देते हैं, स्पेशली हम बात करें अगर पीएमओ की, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, जितने भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं, की एडवाइजर्स हैं, वही पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, वही सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हाँ क्या क्या पॉलिसी बनाना इस समय गवर्नमेंट के लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपर्टाइज है, ठीक है, दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज, बहुत साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज भी है, तो उनको पता है कि पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो और मिनिस्टर्स बस उस चीज के साथ धीरे धीरे एग्री करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, डिबेट करते हैं, तो बस उनका एक अपना एक नेशनल रोल रहता है कि हाँ उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, लेकिन पॉलिसी के जो मेन डेवलपर हैं वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं, क्योंकि उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही ये पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये आपने देखा कि पब्लिक पॉलिसी बनाने में ब्यूरोक्रेसी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट है कैबिनेट का, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, जो सचिवालय होता है,
सचिवालय जो है, कैबिनेट सचिवालय जो होता है दिल्ली में, जो कैबिनेट सचिवालय है, ये सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में कोरिलेशन या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन करवाता है। ठीक है, हर मिनिस्ट्री की जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ करवाता है ताकि सब सारी मिनिस्ट्री सिंक्रोनाइज रहें, सिंक में रहें, एक साथ एक लेवल पे बातचीत हो। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज responsible for the administration of the government of India and facilitating smooth transaction of business in ministries and departments। ठीक है, तो इसके लिए कैबिनेट अलग अलग रूल्स बनाता है और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में जो भी बिजनेस हो रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, उनके आपस में तालमेल को बैठाता है। ठीक है, और ये जो सचिवालय है, द सेक्रेटेरिएट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट। ठीक है, बाय एंश्योरिंग इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन। जैसे आपने देखा कि कोई भी पॉलिसी बनाने में सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, जैसे पीडीएस सिस्टम में सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, रूरल मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। सारी मिनिस्ट्रीज में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी, तभी एक प्रॉपर पब्लिक पॉलिसी ये मिनिस्ट्रीज मिलकर बना पाएंगे। तो यहाँ पे रोल प्ले करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इन सारी मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है और जो भी डिफरेंसेस हैं इन सारी मिनिस्ट्री में, जो भी व्यू पॉइंट्स में लेकर कि हाँ जो इनका सोचने का तरीका, जो इनके पॉइंट्स हैं, आपस में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, तो उन मतभेदों को, उन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को रिमूव करने का काम, हटाने का काम भी कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है। ठीक है, तो हेल्प इन रिमूविंग द डिफरेंसेस अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एंड इवॉल्विंग कंसेंसस। कंसेंसस मतलब पूरा पब्लिक एग्रीमेंट है, सारी मिनिस्ट्रीज का एग्रीमेंट है, सबका एक जनरल एग्रीमेंट लेके कोई काम कराया जाता है। ठीक है, और इस काम को करने के लिए इसके पास अपनी कमिटीज होती हैं, इसको स्टैंडिंग कमिटीज और एडहॉक कमिटीज भी बनाया जाता है। तो सेक्रेटरीज के पास, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास अपने पास कुछ परमानेंट कमिटी होती है। कमिटी काम होता है कि ये सारे मिनिस्ट्रीज को एक साथ सिंक्रोनाइज करके चलें, आपस में जो भी बातचीत है, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उसमें तालमेल बैठा के चलें, और किसी पर्टिकुलर इशू पे काम करना है तो उसके लिए टेम्परेरी कमिटी, एडहॉक कमिटी भी ये बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सपोर्ट देते हैं ये, आइए देखते हैं। तो जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, टॉप रैंक मिनिस्ट्रीज होते हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्ट्रीज कहते हैं। तो पीएम साहब इन्हीं मिनिस्टर, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, फिनांस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो इनके साथ ही मैक्सिमम मीटिंग्स करते हैं और इन्हीं के साथ मिलकर मैक्सिमम पॉलिसीज को बनाते हैं। तो जो भी ये मीटिंग्स हो रही है कैबिनेट की, ये किसकी ऑर्डर पे होती है? प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे होती है। ठीक है, अब इसमें क्या डिस्कशन होना है, क्या एजेंडा होना है इन मीटिंग्स का, कैबिनेट मीटिंग्स का एजेंडा क्या रहेगा, क्या सर्कुलेशन होगा, क्या बातें डिस्कस करनी है, ये सब कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट यहाँ पे फैसले लेता है। और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सर्कुलेट करने का काम, कि एजेंडा क्या है, क्या डिस्कशन होना है, पीएम साहब के सामने आज क्या बातें रखी जाएंगी, तो ये सब काम भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही करता है। और जो भी डिसीजन, फैसले लिए पीएम साहब ने और बाकी मिनिस्टर्स ने मिलकर इस कैबिनेट मीटिंग में, जो भी इंपॉर्टेंट अहम फैसले लिए किसी पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए, तो उसका रिकॉर्ड बनाने का काम भी कौन करता है? इसको रिकॉर्ड करने का काम भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का होता है, प्रिपेयरिंग अ रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस टेकन। ठीक, और एक बार ये फैसला जब ले लिया गया तो इस फैसले को पहुंचाता है हर स्रोत तक, हर सोर्स तक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, तो सर्कुलेट करता है इसको। ठीक है, चाहे वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को, पीआईबी को सर्कुलेट करे, ऑफिशियल मीडिया को रिपोर्ट करे कि जो भी फैसले लिए गए इस मीटिंग में। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब अप्रूव कर देते हैं हाँ हमने ये फैसला लिया और यही एक फैसला रहेगा, तो अब इस फैसले को सब जगह पहुंचाना, सर्कुलेट करना, मीडिया तक पहुंचाना, ये सारा काम, ऑफिशियल काम जो रहता है, ये आपका रहता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज द कस्टोडियन ऑफ द पेपर्स ऑफ कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उनको सुरक्षित रखना, ये किसका काम है? ये आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सचिवालय का काम है। और इसके जो चीफ होते हैं, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, उनका ये मेन काम रहता है। इसके साथ साथ ये सारी मिनिस्ट्रीज में आपस में कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं, तालमेल बैठा रहे, ठीक, समन्वय के साथ काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, ये भी ये देखते हैं। वैसे हर एक मिनिस्ट्री अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना प्लान, प्रोग्राम्स रखती है सामने, लेकिन जो भी बीच में डिफरेंसेस होते हैं उसमें, या कुछ भी अगर हेल्प चाहिए इस केस में, तो वो हेल्प प्रोवाइड करने का काम
सचिवालय करता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है, ठीक है। और कोई भी मिनिस्ट्रीज अगर दूसरे मिनिस्ट्रीज पे ब्लेम लगा रही हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है दो तीन मिनिस्ट्रीज के बीच में, मंत्रालयों के बीच में, तो जो भी इंटर मिनिस्टेरियल प्रॉब्लम्स हैं, इंटर मिनिस्टेरियल इश्यूज हैं, ठीक है, मंत्रालयों में आपस में जो दिक्कतें हैं, दे आर डेल्ट विद इन द मीटिंग्स ऑफ कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरीज जो होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, और ये आपस में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको दूर करने का काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी ये मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की, दीज मीटिंग्स आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करना, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर पे डिस्कस करना, सचिवालय की जो भी मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स में कई गवर्नमेंट के जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं, IAS रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक मिनिस्ट्री की जो जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको सामने रखते हैं। और इस मीटिंग को हेड कौन करता है? जो कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरमैन है वो करते हैं। तो इनका काम ऑलमोस्ट अच्छा रहता है और दे हेल्प टू सिक्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटर मिनिस्टेरियल एक्शन, ठीक है। कोई भी बॉटल नक है, कोई बीच में इशू आ गया है और मिनिस्ट्रीज आपस में काम नहीं कर पा रही हैं, तालमेल नहीं बैठा रही हैं, तो यहाँ पे एक्शन लेती है कैबिनेट सेक्रेटरीट और बातचीत करके फैसला निकालती है ताकि मिनिस्ट्रीज आपस में अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी है इन्वॉल्व यहाँ पर, कैबिनेट सेक्रेटरी या कहे कि सेक्रेटरीट इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ कई बार कुछ टेक्निकल बॉडीज भी इन्वॉल्व रहती हैं पॉलिसी मेकिंग में। सेवरल टेक्निकल बॉडीज ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। ऐसी बॉडीज को रेगुलेटरी बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी बनाई जाती है, अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाती है, उसको रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज भी अपने अपने फील्ड में जो पॉलिसी बनने वाली हैं उसके लिए हेल्प करती हैं। जैसे टेलीफोन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, उसके लिए कोई पॉलिसी बनानी है तो ट्राई से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे कंसल्ट किया जाएगा। ट्राई एक टेक्निकल बॉडी है टेलीकॉम क्षेत्र की, ठीक है। तो ट्राई से कंसल्ट किया जाएगा, फिर मिनिस्ट्री जो है फैसले लेगी और एक पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ सिक्योरिटीज के लिए कोई अगर फैसले लेने हैं, ठीक है, स्टॉक्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए कोई फैसले लेने हैं, तो वहां पे जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी इन्वॉल्व रहेगी, वो भी अपने जो है व्यू पॉइंट रखेगी और उसी बातों को ध्यान में देखते हुए जो मिनिस्ट्री है वो फैसले लेंगी, पॉलिसीज बनाएंगी। तो बेसिकली ये थिंक टैंक का काम करती है एक तरह से, ठीक है। तो ये टेक्निकल बॉडीज होती हैं, ये भी हेल्प करती हैं पब्लिक पॉलिसी बनाने में। इसके साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हमारे देश में वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, ताकि सबके एक्सपीरियंसेस की हेल्प से एक अच्छी पॉलिसी बनाई जा सके। यही एक मेन एम रहता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ भी आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा उतना सबका अलग अलग व्यू पॉइंट्स लिया जा सकेगा, और जब सबका व्यू पॉइंट लगभग इन्वॉल्व रहेगा तो एक ऐसी पॉलिसी बन जाएगी जिसमें सबकी जो है खुशी रहेगी। अब जो नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में वो है जुडिशरी का। तो न्यायालय भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है पब्लिक पॉलिसी बनाने में, ठीक है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो दे शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जो जुडिशरी है या जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इनकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की है, कब कौन कहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग भी एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन जो एक ऐसा काम है जो कि एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही फैसले ले सकते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में और बाकी बॉडीज कुछ नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा कि पार्लियामेंट भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है पब्लिक पॉलिसी में, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, एकेडमिशियंस भी इन्वॉल्व रहते हैं, टेक्निकलिटीज भी इन्वॉल्व रहती हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं न्यायालय भी, जुडिशरी भी इन्वॉल्व रहता है पब्लिक पॉलिसी में, इनडायरेक्टली हर तरफ से इन्वॉल्व रहता है। तो जनरली जो पब्लिक पॉलिसी है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि आप बोलने की नहीं नहीं ये अच्छी पॉलिसी नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रही है या हमारे पर्सनल इंटरेस्ट इससे हार्म हो रहे हैं,
तो आप ऐसे बातों को उठा के कोर्ट में नहीं जा सकते पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। ये तभी आप जा सकते हो जब वो पॉलिसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो, या जो फंडामेंटल राइट्स या जो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का उसके अगेंस्ट जा रहे, ठीक है। वरना आप उस पॉलिसी में किसी मॉडिफिकेशन की डिमांड करने के लिए या उसको हटाने के लिए आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो नाइदर द लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है, नॉट द जुडिशरी हैज लेजिटिमेट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड्स टू पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग जो प्रेरोगेटिव है, जो जिम्मेदारी है, वो जनरली एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, और बाकी जो बॉडीज उनके पास फुल फ्लैश अथॉरिटी नहीं है कि वो बनवाएं पब्लिक पॉलिसी, लेकिन हाँ वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जरूर रहती है हर जगह। जैसे कि हमेशा देखा गया है कि जुडिशरी जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, सरकार को समय समय पर निर्देश देती है कि आप ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाएं। तो कई बार देखा गया रिसेंट जजमेंट्स में कि जो जुडिशरी है हमेशा वो लगातार पॉलिसी मेकिंग के एरिना में हस्तक्षेप कर रही है और सरकार को निर्देश देती है। जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं कि जुडिशरी ज्यादा एक्टिवेट है, ठीक है, और लोगों को जो है एग्जीक्यूटिव को, सरकार को समय समय में निर्देश दे रही है कि हाँ पॉलिसी किस तरह की बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को थोड़ा समझते हैं। देखिए एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, ठीक है, फंडामेंटल राइट में लगभग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की, ठीक है। तो इस आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन कई बार सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो कोर्ट्स जो है वो कई बार इसका इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 तक कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि राइट टू लाइफ में जो राइट टू लाइफ है, इट शुड ऑल्सो इंक्लूड राइट टू एंजॉय गुड इन्वायरमेंट। आप जब अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, आपके आसपास के जो लोकेलिटी है जब वो साफ सुथरी बढ़िया रहेगी, तभी आप अच्छे से जीवित रह पाएंगे बिना बीमारियों के। तो कोर्ट ने इस वर्ड राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट किया कि कहा जीने के लिए जरूरी है कि आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहे। तो क्योंकि हुआ क्या था कि किसी ने एक PIL कोर्ट में दायर किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जनहित याचिका जो है एक कोर्ट में गई थी, और बात हो रही थी दिल्ली में जो पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसके लिए, कि जो अलार्मिंग इंक्रीज, लगातार पोल्यूशन के लेवल्स दिल्ली में हाईली सीवियर होते चले जा रहे हैं, उसके लिए PIL दायर किया गया, और उसके बेस पे आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और बेसिकली बोला कि जो व्हीकल पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है दिल्ली में, ठीक है, गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया उस जमाने में, ठीक है, एक डिसीजन, एक जजमेंट पास किया, एक वर्डिक्ट पास किया और डायरेक्शन दिया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑर्डर दिया दिल्ली गवर्नमेंट को, ठीक है, उस जमाने की जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसको ऑर्डर दिया कि आप एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बनाइए, एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बनाइए जिसके बिहाफ पे जितने भी पब्लिक व्हीकल्स हैं ऑयल बेस्ड, जो कि डीजल पेट्रोल से चल रहे हैं, उनको CNG में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। इन्होंने कहा एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे जो भी डीजल पेट्रोल के पब्लिक व्हीकल्स हैं, जैसे कि बस ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है, ऑटो वगैरह जो है, उनको कन्वर्ट करिए CNG ड्रिवन वंस में, और इसके लिए एक पॉलिसी बनाइए। तो पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास निर्देश देने का अधिकार है। तो उसने कहा कि आर्टिकल 21 के लिए अगर जीना जरूरी है तो जीने के लिए अच्छा वातावरण होना भी बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब हम व्हीकल पोल्यूशन को कम कर सकेंगे, ठीक है। तो कोर्ट इस केस में काफी ज्यादा प्रोएक्टिव रही और कहा कि हमारा काम है कि फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले, और वो तभी मिल पाएंगे लोगों को जब उनको जो है अच्छा वातावरण मिलेगा। और जीने के लिए जरूरी ये भी है कि सेफ्टी रहे लोगों के पास, अच्छा खाना मिले और पढ़ाई भी मिले, ठीक है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 तभी पूरा माना जाएगा जब इसको सारी चीजें मिले, ऑल द अबव मेंशन राइट, मतलब राइट टू सेफ्टी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर एनवायरनमेंट, जब ये सब मिल पाए तभी कोई व्यक्ति अच्छे से जीवित रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार इंटरवीन करता रहा है और सरकार को बीच बीच में बोलता रहा है कि हाँ ये पॉलिसी बनाइए, ऐसे बनाइए पॉलिसी, ये चीज इंक्लूड करिए, ठीक है। तो 2G स्कैंडल जब हुआ था, 2G घोटाला जब हुआ था, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो थे
उन्होंने भी जो है जुडिशरी को एक तरह से चेतावनी दी कि आप अपने जो व्यूज एक्सप्रेस करते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग का जो काम है वो पॉलिसी मेकिंग का काम आता है एग्जीक्यूटिव के अंदर, सरकार के अंदर। तो जुडिशरी जो बार बार अपने व्यूज देती है या जो हमें कमांड करती है, ऑर्डर देती है, वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पीएम ने जो बात उठाई थी वो बात थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि हाँ जुडिशरी का अपना एक अलग दायरा है और एग्जीक्यूटिव का अपना एक अलग है, और जुडिशरी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो एग्जीक्यूटिव के डिसीजन में, ठीक है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इज दी बॉस, वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सामने आकर खड़ी होती है और कहती है कि वी आर द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब भी आप कोई असंवैधानिक काम करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कोई दिक्कत ऐसी हो रही है और आप उसको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, तो हम आपको गाइडलाइन देंगे, हम निर्देश देंगे। तो इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जब जुडिशरी ज़्यादा एक्टिव हो जाए और सरकार को खुद ही निर्देश दे कि हाँ आपको कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, किस तरह की बनानी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो भी इन्वॉल्व रहती है कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी बनाने में, ठीक है। तो आपने जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता देख ली। आइए आगे और देखते हैं और कौन कौन इन्वॉल्व रहता है पब्लिक पॉलिसी बनाने में या बनवाने में। प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। प्रेशर ग्रुप, नाम से लग रहा है कि जो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग एसोसिएशन हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। हम लोग अपना अपना एक यूनियन, एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिया में कई सारे ग्रुप्स बने हैं जो समय समय पर सरकार पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि सरकार ऐसे फैसले ले या ऐसे हितों के लिए फैसले ले, इस तरीके से फैसले ले। तो ये प्रेशर ग्रुप भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, सरकार की पॉलिसीज बनवाने में ये इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि तो सरकार पे ये प्रेशर डालते हैं, सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। प्रेशर ग्रुप इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एंड दे कैन बी ऑर्गेनाइज, दे मे नॉट बी ऑर्गेनाइज। हो सकता है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक पर्टिकुलर संगठन, और उनका मेन काम ये होता है कि ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करें, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, ताकि टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ दैट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट इन जनरल, ठीक है। तो लोगों के हितों के लिए या उनके वो जिस समुदाय से आ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से आ रहे हैं, लोग दल से आ रहे हैं, अपने दलों के लोगों के हित के लिए सरकार पे प्रेशर डालते हैं कि हाँ हमारे समुदाय के लिए आप ये पॉलिसी बनाइए, इस तरह से काम करें, ठीक है। So they try to influence the public opinion with regard to the policy of the government. और जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है उससे लोगों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, अलग अलग जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लोगों को उकसाने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो कई कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, सरकार ने कई कई जो है एक्ट्स बनाए और उसके खिलाफ, या सरकार ने पॉलिसीज भी बनाई, उसके खिलाफ इन प्रेशर ग्रुप ने प्रदर्शन किया और फिर इन एक्ट्स को या इन लॉ को, इन पॉलिसीज को रिवोक कराने का भी काम किया। जैसे एक बार एक कोस्टल जोन नोटिफिकेशन एक्ट आया था, ठीक है। उस एक्ट का काम ये था कि टू प्राइवेटाइज द प्रॉपर्टीज अलोंग द कोस्टल जोन, ठीक है। कोस्टल जोन जो एक तटीय इलाका है, तटीय क्षेत्र है, तट के किनारे जो जगह है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज उनको प्राइवेटाइज करने की बात की थी, और इसका बहुत सारा अपोजिशन हुआ, इसके द्वारा फिशरमैन कम्युनिटी का, ठीक है। जो फिशरमैन लोग होते हैं उनकी अपनी कम्युनिटी होती है, उनका अपना ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है, तो उनकी कम्युनिटी ने कहा कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इतना जो है इसके अगेंस्ट आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस दिखाया कि फाइनली बाद में उस बिल को स्क्रैप करना पड़ा, हटाना पड़ा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि ये जो बीटी ब्रिंजल, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ब्रिंजल की स्पीशीज बनाई गई, उसका भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का अगेंस्ट जो है कई सारे ग्रुप्स जो हमारे यहाँ हैं, उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया और दबाव डाला एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पे, ताकि वो जो परमिशन दे रही हैं ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को बनाने के लिए, उस परमिशन को ये वापस ले लें, हटा लें। तो एक संस्था थी मोज़ेंटो ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टार्टिंग में काम दिया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कि ये आप जाइए और बीटी ब्रिंजल बनाइए, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ब्रिंजल की स्पीशीज बनाई है। तो
कुछ प्रेशर ग्रुप्स ने इसके अगेंस्ट काफी रेजिस्टेंस दिखाया और बाद में ये फैसला एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने वापस ले लिया और कहा कि नहीं, हम ये परमिशन इनसे वापस ले रहे हैं, नहीं बनवाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स का भी कई सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, लोग अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, किसान संगठन आप देख ही रहे हैं। ठीक है, जो फार्म बिल्स के खिलाफ अभी भी दिल्ली में जुटे हुए हैं। तो ऐसे कई सारे संस्था हैं जो पब्लिक पॉलिसीज में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पे किस तरह के हो सकते हैं वो देखिए। टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इनको समझते हैं। पहला आपका जो है वो है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। ठीक, तो ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड और इसमें प्रोफेशनल लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, एंड जनरली दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के साथ ही मिलकर काम करते हैं, सरकार के एक हिस्से होते हैं। ठीक है, so they are part of government machinery and they will protest with constitutional means। और उनके जो भी मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार के अगेंस्ट हैं, तो वो उसमें संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक जो है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है, आर्मी अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है, सेंट्रल इलेक्शन कमिटीज जो हैं, तो इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ठीक है, वो भी अपने आप में प्रेशर ग्रुप से सरकार पर अलग अलग तरीके से दबाव डाल सकती है। एक होता है एनोमिक प्रेशर ग्रुप। एनोमिक प्रेशर ग्रुप, अब ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वो लोग हैं जिनके अपनी अलग ही एनालॉजी है। उनका ये है कि वो अपने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, अपने बारे में, अपने ही नैरो माइंडेड हितों के बारे में बात करते हैं। और ऐसे ग्रुप हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उनको एक वैधता प्राप्त हो, या हो सकता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो। ठीक है, जैसे कि वो ऐसे ग्रुप्स हो जो कि राइट्स क्रिएट करते हो, दंगे फसाद कराते हो, अलग अलग जगह डिमॉन्स्ट्रेशन करते हो। जैसे कि आप उल्फा का नाम सुने होंगे, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ आसाम। ठीक है, नक्सल्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जितने भी लेफ्ट विंग पार्टी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं। ठीक है, कश्मीर लिबरल फ्रंट, तो ऐसे भी कई सारे ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं जो कि दंगे फसाद करने का काम करते हैं, राइट्स करने का काम करते हैं, एक्सट्रीमिज्म करने का काम करते हैं। तो ये एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। एक होता है आपका एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स, ये बेसिकली एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, हमारे पास अधिकार है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो कई सारे लोग जो हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स, अलग अलग जगह के ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियन, जिसमें व्यापार दल के जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं ट्रेड यूनियन में। एक होता है स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसमें जो छात्र संघ होता है वो पूरा शामिल रहता है। फिर टीचर्स एसोसिएशन, टीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं ऐसे ग्रुप में। ठीक है, तो इनको एसोसिएशन प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। ये लोग भी अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं। ठीक है, जब सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। और एक होता है नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। ठीक है, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं और इसमें जनरली कास्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, कास्ट ग्रुप्स, लैंग्वेज ग्रुप्स, ठीक है, जैसे बैकवर्ड क्लास ग्रुप्स हों। ठीक है, एक पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाले तेलुगु समाज के लोग हों। ठीक है, अलग एक सिंडिकेट हो, क्लोज ग्रुप्स हो, गांधीयन ग्रुप हो जो गांधी की विचारधारा से प्रभावित हैं, ऐसे लोग हों। तो इनका सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स होता है, समय समय पर सरकार पर प्रेशर बनाने का काम करते हैं। तो इंडिया में ऐसे कौन कौन से इस समय एक्टिव प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके बारे में देखिए। मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, हमारे यहाँ कैसे कैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारे यहाँ है बिजनेस ग्रुप। ठीक है, तो देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं चंदा, फंड चाहिए रहता है इलेक्शन कैंपेन्स में। और ये जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस हब्स हैं, इलेक्शन कैंपेन में फंड करते हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार की पब्लिक पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने अकॉर्डिंग बनवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दे ऑल्सो हेल्प इन, तो इसके साथ साथ इनका इन्फ्लुएंस मिनिस्ट्रीज पे भी रहता है, बाकी बॉडीज पे भी रहता है। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन बजट फॉर्मुलेशन। ठीक है, बजट बनाने में भी हेल्प करते हैं। उसमें कई सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनका एक कॉमन ग्रुप रहता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे जितने भी बिजनेस क्लास ग्रुप्स हैं उनका भी अपना ग्रुप रहता है और वो भी सरकार को प्रभाव में रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और सरकार
पे प्रेशर डाल के समय समय पे पब्लिक पॉलिसीज बनवाते हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी इंडिया में एक्टिव है वो है पीजेंट्स ग्रुप, ठीक है, इसमें किसान वगैरह आ जाते हैं मैक्सिमम। तो ये 1960s के ज़माने में बढ़ना शुरू हुआ और सेंट्रल लेवल पे हमारे पास है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ठीक है, और कुछ अलग अलग रीजनल ग्रुप्स हैं जैसे कि ऑल किसान कामगार, अखिल भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह फार्मर्स के जितने अलग अलग यूनियन हैं उनको पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जब भी सरकार कोई एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कोई बिल लाती है, पॉलिसी बनाती है, तो उसका प्रोटेस्ट करना हो, अगेंस्ट में आना हो, या सरकार की आलोचना करना हो, तो ये ग्रुप ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छात्र संघ, कई सारे हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये भी सरकार प्रेशर डालते हैं। दे ऑल्सो प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशनल इश्यूज एंड वेरियस अदर क्रिटिकल इश्यूज, ठीक है। अब एजुकेशनल इश्यूज पे तो कम ही काम करते हैं, लेकिन बाकी के फालतू इश्यूज पे ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो बनना शुरू हुए हैं। सबसे पहले जो बना था वो था ऑल बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन, 1928 में, आज़ादी से पहले बना था। फिर 1936 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन था, ठीक है। उसके बाद कई सारे ग्रुप बने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस तरह के कई सारे ग्रुप बने हुए हैं जो कि विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स रिलेटेड हैं। उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट में प्रेशर डालते हैं। फिर इसके बाद जो है कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग कास्ट के लोग जो हैं उन्होंने अपना अपना ग्रुप बना रखा है। क्यों? अपने अपने धर्म को बचाने के लिए, ठीक है। एक सोचने वाली बात है कि लोग यहाँ धर्म को बचा रहे हैं, जो लोगों से बड़ा है उसको बचाने का काम भी करते हैं। तो धर्म के नाम पे भी, धर्म की रक्षा करने के लिए भी कई सारे ग्रुप्स हमारे इंडिया में हैं, ठीक है। और अलग अलग कम्युनिटी के लिए भी है, अपने अपने समुदाय, अपने अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए विशेष नियम कानून बनवाने के लिए भी लोगों ने ग्रुप बनवा रखे हैं। एक आपका है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ग्रुप, एक है बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन, और ये तो फेमस ही है बहुत, विश्व हिंदू परिषद, VHP, ठीक है। तो कई सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो बेसिकली कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं। फिर एक भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हमारे यहाँ बहुत हैं। उनका काम होता है अपनी अपनी भाषा को प्रमोट करना और सरकार से ऐसे फैसले लेवाना, ऐसे पॉलिसी बनाना जिससे उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज को ज़्यादा फायदा मिले। जैसे हमारे यहाँ जो ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं वो हैं तमिल संघ, हिंदी प्रोटेक्शन परिषद, पंजाबी साहित्य सभा, ठीक है। इस तरह कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हैं, सरकार पे समय समय प्रेशर डालते हैं ये भी। तो इंडिया में जनजाति भी पाए जाते हैं, ट्राइबल ग्रुप भी बहुत हैं। तो ट्राइबल ग्रुप्स के हितों की रक्षा करने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए हमारे यहाँ कई सारे ट्राइबल ग्रुप भी इंडिया में एक्टिव हैं। जैसे कि यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, ये मिजो ट्राइब या मिजोरम की तरफ से है। फिर ट्राइबल संघ ऑफ आसाम, आसाम का ग्रुप ये है। NSCN के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा था। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। ऑल इंडिया झारखंड ग्रुप, इस तरह कई सारे जो है ट्राइबल ग्रुप भी इंडिया में है जो गवर्नमेंट में प्रेशर बनवाते हैं, ठीक है। और इसके साथ प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, एकेडमिशियंस का ग्रुप है, सेवरल प्रोफेशनल ग्रुप लाइक इंडिया बार एसोसिएशन, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। तो इस तरह के जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, एकेडमिक ग्रुप्स हैं, वो भी समय समय पे अपने एसोसिएशंस के दम पे सरकार पे प्रेशर डालते हैं और अकॉर्डिंगली अपने अपने विभागों के लिए, अपने अपने डोमेन्स के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाने की मांग करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा पब्लिक पॉलिसी बनाने में जो इन्वॉल्वमेंट है प्रेशर ग्रुप्स का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। हमने आज देखा है कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, कैसे बनाई जाती है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किसका राइट है बनाना पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये आती है। जुडिशियल एक्टिविज्म को भी समझा हमने, प्रेशर ग्रुप्स को भी समझ लिया इसमें, ठीक है। तो ये गवर्नेंस का पार्ट है। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पब्लिक पॉलिसी की इंपॉर्टेंट पार्ट